हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B7। विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है, और इसी विटामिन B7 को यानी कि बायोटिन को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं। अगर हम विटामिन B7 की बात करें, जो कि वाटर सोल्यूबल है, इसकी खोज 1927 में की गई। जब खोज 1927 में की गई तो खोज के बाद नाम आता है, खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता की बात करें तो नाम आता है बोयस नामक वैज्ञानिक ने 1927 में बायोटिन की खोज की थी। और खोज इसकी कैसे हुई, इसको देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि मांसपेशियों में असंतुलन, डर्मेटाइटिस, मांसपेशियों असंतुलन, डर्मेटाइटिस, घाव जैसी समस्याओं के उपचार में यकृत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर जिन भी तत्वों का मैं नाम लिखने जा रहा हूँ, यानी कि विटामिन B7 के स्रोत हैं यकृत, खमीर तथा कच्चे अंडे की जर्दी। आपको पता होगा, जब जर्दी की बात होती है तो अंडे को जब हम फोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक पीला सा भाग होता है और उसके ऊपर बाहरी आवरण के रूप में एक सफ़ेद सा भाग होता है। इसी आपके सफ़ेद वाले भाग को जर्दी के नाम से जानते हैं। का प्रयोग करके इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके बारे में बताया। कौन बताया? आपके बोयस ने बताया। इन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व को, जैसे कि इन भोज्य पदार्थों का मतलब यकृत, खमीर, कच्चे अंडे की जर्दी, इन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व को एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इन भोज्य पदार्थों यानी कि यकृत, खमीर, कच्चे अंडे की जर्दी में पाए जाने वाले तत्व को एंटी एग वाइट इंजरी इंजरी फैक्टर कहा गया। इन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व को एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर कहा गया। अब देखिए, हमने अभी आपको बताया कि विटामिन B7 को विटामिन H के नाम जाना जाता है। तो विटामिन H के रूप में इसको किसने वर्णित किया? तो 1931 में जॉर्जी GYORGY ने विटामिन H के नाम से वर्णित किया। यानी कि विटामिन B7 का विटामिन H नाम किसने दिया? जॉर्जी ने दिया। कब दिया? 1931 में।
चलिए इसकी घुलनशीलता की बात कर लें तो आपका विटामिन B7 जल व एल्कोहल में घुलनशील है, परंतु ईथर क्लोरोफार्म यानी कि जल प्लस एल्कोहल में घुलनशील। इसके साथ ही साथ आपके ईथर प्लस क्लोरोफार्म में अघुलनशील है। यहीं पर जान लीजिए, यहाँ पे देखिए जल में और अल्कोहल में घुलनशील है। इसके साथ ही साथ यह गर्म जल में पर्याप्त मात्रा में घुलनशील, जबकि ठंडे जल में कम घुलनशील। यह ताप के प्रति स्थिर रंगहीन यौगिक है। ताप के प्रति स्थिर रंगहीन यौगिक है। इतनी तो बात हो गई इसके बारे में, विटामिन B7 के बारे में मुख्य मुख्य बातें। अब इसके एक एक बारी बारी करके हम इसके कार्य को, अवशोषण को, आदि मुख्य चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगर हम यहाँ कार्य की बात करें, बायोटिन के कार्य या विटामिन EH या विटामिन B7 के कार्य की बात करें तो आपको पता है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी विटामिन हैं वो चर्म रोग के उपचार में सहायक हैं। यानी कि पहला पॉइंट हो जाएगा चर्म रोग के उपचार में सहायक। और इसका दूसरा मुख्य कार्य आ जाता है कार्पस साइकिल को सही रखने में। कार्पस साइकिल को सही रखने में। अब यहाँ पर आपके लिए एक नया शब्द होगा कार्पस साइकिल। कार्पस साइकिल के अगर हम बात करें तो आपका और कुछ नहीं बल्कि हम इसको कह सकते हैं मासिक धर्म। मासिक धर्म कह लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल कह लीजिए, या रजोनिवृत्ति कह लीजिए। इसके कई सारे नाम हैं, इसमें से आपके कार्पस साइकिल से भी एक नाम है, उसको सही रखता है। और यहीं पे अगर हम कार्पस साइकिल की बात करें तो आपका यह जो टाइम आता है आपका 28 से 32 डे होता है। 28 डे से 32 डे का होता है। और इससे 2-4 दिन पहले या लेट नॉर्मल माना जाता है। आपका जो बायोटिन है ये आपका DNA और RNA का महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक, विटामिन B9, फोलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B5, विटामिन B9 और विटामिन B12 की उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक, की उपयोगिता को बढ़ाता है। कौन? विटामिन B7 यानी कि बायोटिन। मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में, जैसा कि आपने ऊपर देखा भी,
कि उन्होंने उसी पे चर्चा की ही थी कि मांसपेशियों के असंतुलन, डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं को दूर करने में इसका उपयोग खमीर, यकृत, कच्चे अंडे की जर्दी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में विटामिन B7 कुछ जीवाणु तथा ईस्ट की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, कि वृद्धि के लिए अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग इसके पहले पढ़े हैं, अगर मैं इसको रिलेट करूं कि कैसे काम करता है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, देखिए दूध जब हम पढ़ते हैं तो जब वो हमारे आमाशय में लंबे समय तक रहता है तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया उत्पन्न होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। वह कौन सी बैक्टीरिया है? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो उसी प्रकार से हमारे विटामिन B7 कुछ जीवाणु तथा ईस्ट की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, यानी बिना इसकी उपस्थिति में उनका वृद्धि और विकास अच्छे से नहीं होगा। यह कोएंजाइम के रूप में शरीर की चयापचय क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होती है। आप लोगों ने सभी विटामिनों के आपने बी कॉम्प्लेक्स के अंतर अभी जितने पढ़ा होगा तो उसमें हमने यही देखा कि ये किसी न किसी कोएंजाइम के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। उसी प्रकार से आपके विटामिन B7 भी कोएंजाइम के रूप में शरीर की चयापचय क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होती। वहीं पर इसकी हम कमी को देखें, कमी से होने वाली समस्या क्या क्या है? विटामिन B7, बायोटीन, विटामिन H तो त्वचा संबंधी रोगों को ठीक करने में सहायक थी, यानी कि जब इसकी कमी होगी तो त्वचा रूखी एवं चमकहीन हो जाती है। त्वचा रूखी एवं चमकहीन, त्वचा की ऊपरी परत झड़ने लगती है, त्वचा की ऊपरी परत झड़ने लगती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि लगभग आपका यही गर्मी का मौसम, इसमें लोगों की त्वचा ऊपर की छोड़ती है एक परत के रूप में, तो वह एक नेचुरली चीज़ है। और यहाँ में इसमें उसकी विकट स्थिति होगी और कि कोई भी मौसम हो त्वचा छोड़ने लगती है ऊपरी परत। नहीं तो नॉर्मल लगभग साल भर में एक बार ऐसा होता है, लेकिन जो व्यक्ति इससे ग्रसित होगा उसका किसी भी मौसम में इस तरह से हमेशा त्वचा जो है झड़ती रहती है। चक्कर आना एवं थकान, चक्कर प्लस थकान, चक्कर आना प्लस थकान, मानसिक तनाव, हाथ और पैर की मांसपेशियों में दर्द, भूख की कमी। हम लोग देखते हैं जब विटामिन की बात होती है, लगभग बी की बात होती है, तो बी कॉम्प्लेक्स अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रहा है तो हम उसको दवा के रूप में बी कॉम्प्लेक्स को देते हैं। ये आपके भूख को बढ़ाने वाली विटामिन है और उसमें से विशेष करके हम बात करेंगे तो आपका B1 आ जाता है। और आपके जो भी सूक्ष्म मात्रिक होते हैं उनको हिडन हंगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि यदि आपके सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की कमी होगी शरीर में तो आपको भूख नहीं लगेगी। चलिए, इसकी कमी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ देखी जाती है जो को हम ESTD के नाम जानते हैं, ESTD, यानी कि आपके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सडन इन्फेंट डेथ। सडन इन्फेंट डेथ, आपको पता है कि सडन माने अचानक होता है, इन्फेंट माने नवजात होता है, डेथ माने मृत्यु हो जाती है। यानी कि नवजात की बात हो गई तो यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर। हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी बच्चे में, जब किसी भी नवजात में विटामिन B7 की यानी कि बायोटीन की, विटामिन H की कमी होती है
तो उसकी मृत्यु 1 साल के अंदर ही हो जाती है और यह मृत्यु एकदम अचानक होती है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि तमाम सिम्पटम देती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैरास्मस को देखा, क्वाशियोरकर को देखा कि तमाम इस तरह का आपको लक्षण दिखाई देते। लेकिन अगर आपके नवजात बच्चे के शरीर में विटामिन B7 की कमी होगी तो बच्चा हंसता खेलता स्वस्थ रहेगा बच्चा, और उसकी एकाएक मृत्यु हो जाएगी। इस विटामिन B7 की कमी से जो STD है, इसको पालने की मृत्यु के नाम जाना जाता है। यानी कि पालने मतलब क्राइव डेथ के नाम से, चारपाई पे डेथ के नाम से, गोद में मृत्यु के नाम से। इसके अन्य नाम है, यानी कि गोद में आप बच्चे को लिए हैं, उसकी डेथ हो गई, चारपाई बच्चा सोया है, डेथ हो गई। इस तरह से बिस्तर पर मृत्यु, इसके अन्य कई नाम हैं। नाम कारण क्या है कि बच्चे की डेथ एकदम नॉर्मल हो जाती है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कब होती है? जब विटामिन B7 की बच्चे के शरीर में विटामिन B7 की कमी होती है, तो इस तरह की घटना देखने को मिलती है। और किन किन परिस्थितियों में डेथ होती है, उसी के अनुसार इसका नाम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। पालने में मृत्यु, पालने में मृत्यु, चारपाई पे मृत्यु, गोद में मृत्यु, बिस्तर पर मृत्यु, ऐसी को हम कोट डेथ, यानी कि कोट माने चारपाई हो जाएगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे कोट डेथ। कोट मतलब चारपाई हो जाएगा, डेथ मतलब मृत्यु हो जाएगा, और पालने मतलब क्राइव, CRIV, डेथ, यानी कि पालने में मृत्यु, आदि नामों से जाना जाता है, आदि नाम है। और हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया कि इस विटामिन की कमी होने से बच्चा जो है 1 साल के भीतर ही भीतर डेथ कर जाता है, मर जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें। जब बायोटिन की बात आती है तो एक नाम चल के आता अंडा, नोट पॉइंट में देख लेते हैं। तो हमारे अंडे में आपका बायोटिन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, लेकिन अंडे में ही एक विषाक्त तत्व पाया जाता है, उसका नाम है एविडीन। एविडीन, यह एविडीन नाम का तत्व भी अंडे में पाया जाता है, कच्चे अंडे में की बात कोई कच्चे अंडे में। अब बायोटिन की भी मात्रा पर्याप्त होती है और एविडीन भी उपस्थित होता है कच्चे अंडे में। जब यही कच्चे अंडे को हम लोग धारण करते हैं तो यही हमारा जो एविडीन है, ये उसका अवशोषण होने नहीं देता है। यानी कि जो उसमें उपस्थित बायोटिन है, यानी कि विटामिन B7 है, उसका अवशोषण नहीं होने देगा। कौन नहीं होने देगा? एविडीन। एविडीन नाम का तत्व कच्चे अंडे में पाया जाता है। जब वहीं पर अंडे को हम उबाल देते हैं तो जो एविडीन होता है यह नष्ट हो जाता है। जब कच्चे अंडे को उबाल देते हैं तो एविडीन नाम का जो तत्व है वह नष्ट हो जाता है और आपका बायोटिन ये आपका सुरक्षित पड़ा जाता है। क्योंकि अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा बायोटिन है यह ताप पर स्थित रहता है और यह सुरक्षित रहता है और बायोटिन समाप्त हो जाता है, जिससे हमको पर्याप्त मात्रा में बायोटिन अंडे से प्राप्त हो जाता है। यहीं से देखा जाता है कि जो लोग कच्चे अंडे का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं उनके अंदर विटामिन B7 की कमी हो जाती है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कच्चे अंडे में एविडीन नाम का एक विषाक्त तत्व पाया जाता है जो बायोटिन का अवशोषण नहीं होने देता। एविडीन पाया जाता है जो बायोटिन का अवशोषण नहीं। चलिए, जो आपका एविडीन है जो कि आपके बायोटिन का अवशोषण नहीं होने दे रहा है, यह एक प्रकार का क्षारीय प्रोटीन है। क्षारीय प्रोटीन है, एक प्रकार का क्षारीय प्रोटीन है और क्षारीय प्रोटीन है और यही आपके अंडे में पाए जाने वाले बायोटिन यानी विटामिन B7 का
अवशोषण नहीं होने देता, या इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि उसको नष्ट कर देता है। जब अवशोषण नहीं होगा तो हमारे लिए नष्ट के ही समान है। जो लोग कच्चे अंडे का अत्यधिक सेवन करते हैं उनमें बायोटीन की कमी देखी जाती है, क्योंकि हमें पता है कि बायोटीन जो है कच्चे अंडे में पर्याप्त मात्रा में, इसके साथ ही अगर हम किसी अन्य माध्यम से बायोटीन को लेते हैं और कच्चे अंडे का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा है एविडीन, जो कि बायोटीन को नष्ट कर देगा, उसका अवशोषण नहीं होने देगा, अर्थात उन व्यक्तियों में इसकी कमी देखी जाती है। एविडीन को निष्क्रिय करने के लिए अंडे को उबाला जाता है, आपको पता है, हमने इसके पहले बताया। कृत्रिम दूध का सेवन, अत्यधिक मदिरापान आंतों में बायोटीन उत्पादित करने वाले जीवाणु के नष्ट होने पर भी बायोटीन की कमी हो जाती है। यानी कि जो लोग कृत्रिम दूध का सेवन करते हैं, अत्यधिक मदिरापान करते हैं, तो हमारे आंतों में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया है जो कि बायोटीन का उत्पादन करते हैं उन्हीं को नष्ट कर देता है, जिससे उनमें भी बायोटीन की कमी को देखा जाता है। अत्यधिक मदिरापान, कृत्रिम दूध का सेवन करने वाले लोगों में आंतों में पाई जाने वाली जो बैक्टीरिया है जो बायोटीन का उत्पादन कर रही है वे नष्ट हो जाएंगी, और जिससे उनमें भी इसकी कमी देखी जाएगी। अगर हम स्रोत की बात करें तो आपका सूखा ईस्ट सोयाबीन का तेल, सूखा ईस्ट, अंडा, यकृत, दूध यानी कि दूध प्लस दूध के सभी उत्पाद, दूध कह लीजिए, पनीर कह लीजिए, दूध के उत्पाद हो गए, आपकी मछली हो गई, अनाज हो गए, अनाज की ऊपरी परत, गेहूं के अंकुर आदि। अवशोषण की बात करें तो लगभग आपका सभी का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत। अवशोषण की बात करें तो अवशोषण कहाँ पे होगा? छोटी आंत में। संग्रह कहाँ पे होगा? संग्रह की बात कर लें तो हमें पता है कि जो हमारे विटामिन बी ग्रुप के जितने विटामिन हैं ये सभी जल में घुलनशील हैं, और जल में घुलनशील होने के कारण इनका संग्रह नहीं होता, संग्रह नहीं होगा। कारण आपको पता है जल में घुलनशील है। अगर हम उत्सर्जन की बात कर लें तो जल में घुलनशील है, अर्थात मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, मूत्र के द्वारा। चलिए, तो हम लोगों ने इसमें विटामिन बी सेवन को समझने का प्रयास किया और उसको समझा और इससे होने वाली कमी को देखा, और उसमें एक मुख्य रूप से जो बीमारी होती है STD, SID, सडन इन्फेंट डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखें और इसकी जो है कमी ना होने पाए, विशेष करके गर्भवती महिलाओं में। अगर गर्भवती महिला में इसकी कमी होगी तो जाहिर सी बात है उनके पेट में पल रहे बच्चे में कमी होगी, और उनके बच्चे में यदि कमी होगी तो इस तरह की घटना को देखा जा सकता है। तो सावधान रहिए, अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाइए जिससे इन सभी सारी समस्याओं से बचा जा सके। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः मिलते हैं विटामिन B9 को लेकर के। धन्यवाद।